नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये जो कोर्स है इसे लॉन्च किया गया है 2025 बैच के लिए। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। प्रीलिम्स में बता दूं, आपके जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा। और मेंस की जब हम बात करेंगे क्लास, यहाँ पर जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए मेंस के लिए 2024 मेंस के लिए कोर्स लेकर आया है, जहां पर जो वेरियस टॉपिक्स हैं उनको आपके डिवाइड किया गया है। जो सिलेबस है आपके उनको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हर टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर मुख्य परीक्षा कोर्स से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। प्लस क्लास में आपको एक चीज़ और बता दूं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज के लिए एक कोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 12,000 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अगर इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसे सौंपी थी जिम्मेदारी नक्शा बनाने के लिए? जॉर्ज मूलर को, चार्ल्स वुड को, जेम्स रेनल को या फिर आर्थर ड्यूक को? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ABCD में से वो सही है C। ठीक है, जेम्स रेनल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो भारत का नक्शा बनाएं। और मैं आपको बता दूं, जेम्स रेनल को हम लोग फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें तो मैप ऑफ हिंदुस्तान, जिसको कि इन्होंने पब्लिश किया था 1782 में, बंगाल एटलस, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट कार्य हैं। एटलस ऑफ इंडिया, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को यह जिम्मेदारी दी थी कि भारत का नक्शा ड्रॉ करिए। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन जब हम 1947 के समय की बात करते हैं, उस समय कौन था? माउंट बेटन था। माउंट बेटन था ना। माउंट बेटन ने किसको जिम्मेदारी दी थी? 1947 में आपको पता है कि विभाजन भी होता है इंडिया और पाकिस्तान का। तो उस समय जो बाउंड्री ड्रॉ करनी थी वो किसने ड्रॉ की थी? रेडक्लिफ ने की थी, याद रखिएगा। 5 हफ्ते का टाइम दिया गया था रेडक्लिफ को कि आप बाउंड्री ड्रॉ कर दीजिए विभाजन वाली। आप सोचिए, अब बोला जाता है कि रेडक्लिफ ने एक मैप रखा और एक पेन लेके बाउंड्री ड्रॉ कर दी कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है। क्या आप नक्शा रख के उस पर एक लाइन खींचकर आप विभाजन कर सकते हैं? अब आप खुद सोचिए, ये जो लाइन है वो किस नदी के बीच से जा रही है, किसके घर के मध्य से जा रही है, किस पहाड़ के बीच से जा रही है, ये तो पता ही नहीं था। और रेडक्लिफ क्या करता है? विभाजन की रेखा बाउंड्री ड्रॉ करके, जिसको कि हम रेडक्लिफ बाउंड्री भी कहते हैं, उसे ड्रॉ करके चला जाता है, पैसे वैसे भी नहीं लेता है, अपने काम के भाग जाता है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।
लॉर्ड क्लाइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बोला गया है। क्लाइव के संबंध में गलत कथन की बात यहाँ पर की गई है। उन्हें 1765 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लॉर्ड क्लाइव की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड क्लाइव को 1765 में बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है और इन्हें पुनः नियुक्त किया जाता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था, याद है। यहां पर जो पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल, उस पोस्ट को क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये चीज क्लियर है क्लास? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस पोस्ट को कर दिया गया था। यहां पर कौन था उस समय? वॉरेन हेस्टिंग था। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से गवर्नर अब आपके आते थे? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मैंने आपको बताया है 1773 के समय आते आते जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो तो लॉस में जा रही थी, डूब रही थी, लेकिन ईस्ट इंडियन कंपनी के जो ऑफिसर्स थे ना वो लोग अमीर होते जा रहे थे। तो ये क्या इंगित करता है? ये इंडिकेट करता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो करप्ट थे। तो जब ईस्ट इंडियन कंपनी क्राउन के पास जाती है कि क्राउन हमारी मदद करिए, हम डूब रहे हैं, तो क्राउन कहते हैं अरे ये क्या चल रहा है, आपके ऑफिसर्स तो अमीर होते जा रहे हैं और ईस्ट इंडियन कंपनी डूब रही है। ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, हम आपको रेगुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? हम आपको नियंत्रित करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग बने, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास इनके अंतर्गत आने लगे। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। एलिजा एम्फे जो थी वो आपके पहले चीफ जस्टिस बने। क्लियर है ना ये सब चीजें? तो याद रखिए और ध्यान दिया गया कि कोई भी ऑफिसर ब्राइब लेते हुए, ठीक है, गिफ्ट लेते हुए नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी। तो यहाँ पर जो दिया था गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ये गलत है। हाँ, 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को पुनः, मैं बोल रही हूँ पुनः, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा इनकरेक्ट है? ए आपका इनकरेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का युद्ध। आप सभी को पता होना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में हुआ है, और प्लासी आपका कहाँ है? बंगाल में है। ठीक है, प्लासी का नाम कहाँ पड़ा, कैसे पड़ा? क्योंकि वहाँ पे पलास के वृक्ष बहुत हैं, तो इसीलिए उसका नाम प्लासी पड़ गया, जो कि मुर्शिदाबाद बंगाल में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्लासी जगह। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ है। बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर कहाँ था? बिहार में। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर कौन ओपोनेंट्स थे, मतलब युद्ध जो है वो किसके किसके मध्य हुआ है? तो जब हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं तो यहाँ पर बंगाल का नवाब था, ये याद रखिएगा। और बंगाल का नवाब उस समय कौन था? सिराजुद्दौला था। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है वो सिराजुद्दौला एक तरफ, जो कि बंगाल का नवाब था, और लॉर्ड क्लाइव एक तरफ, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसके मध्य हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, लेकिन
हम जब बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि निर्णायक युद्ध किसे कहते हैं, तो आप बताते हैं बैटल ऑफ बक्सर को, जो कि 1764 में हुआ है। क्यों निर्णायक युद्ध है? क्योंकि यहाँ पर तीन मेन लीडर हैं, एक बंगाल का, एक अवध का और मुगल एम्परर। तो जब ये तीनों एक साथ हार जाएंगे और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी, तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से जो ब्रिटिश राज है ना, ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी है, वो अपना दबदबा बना लेगी, क्योंकि 3 मेजर लोगों को हरा देगी बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, 3 मेजर लोग, नवाब जो एक्स नवाब है बंगाल का, दूसरा आपका अवध का नवाब और मुगल एम्परर। सोचो, हार गए सब। तो यहाँ पर देखिए, मीर कासिम जो था वो एक्स नवाब था बंगाल का, वो था। सुजाओ दौला जो था वो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय मुगल एम्परर था। ये 3 मिलकर भी ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाए, और इसके बाद आपको पता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर, याद रखिएगा एक चीज क्लियर याद रखिए क्लास, जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय ब्रिटिश कमांडर जो था रॉबर्ट क्लाइव था, लिख लो। लेकिन जब प्लासी का युद्ध होता है, नहीं, जब बक्सर का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था। ये याद रखिएगा, पेपर में ये आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। और ये चीज जरूर याद रखिएगा, 1765 में क्लाइव को रीअपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, क्लियर है? चलो, इतनी चीजें याद रखिएगा। अभी हम ये सब चीजें फिर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट ने बोला है एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर युद्ध, और ये ना उसको मैं कवर करूंगी आने वाली क्लासेस में। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा अच्छे से, ताकि क्लियर हो जाए एक ही बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात यहाँ पर की गई है, ध्यान से देखिएगा क्लास। दोहरी प्रणाली की बात की गई है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, या फिर लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सही उत्तर है वो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब दोहरी प्रणाली है क्या, इसे एक बार ध्यानपूर्वक समझ लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। यहां पर देखिए, दोहरी प्रणाली की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर दीवानी की बात होती है और निजामत की बात होती है। ध्यान दीजिएगा, दीवानी राइट्स की बात होती है और निजामत की बात होती है। दीवानी मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजस्व की बात हो रही है। मैं यहां पे लिख देती हूं, यहां पर राजस्व की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, तो दीवानी राइट की बात हो रही है। और जब हम निजामत की बात करते हैं तो यहां पर हम लॉ और एंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो दोहरी प्रणाली में क्या होता था, जब रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी प्रणाली लगाई तो दीवानी जो थी वो ईस्ट इंडियन कंपनी को दे दी। ठीक है, कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। जितने भी पैसे के कलेक्ट करने की बात होती है, फाइनेंस की बात होती है, उसको कौन देखेगा? ईस्ट इंडियन कंपनी। वित्त से रिलेटेड कोई भी मामला हो तो उस पर किसका हाथ है? ईस्ट इंडियन कंपनी का। ठीक है, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी तो यहां पर उन्होंने किसको राइट दिया है? नवाब ऑफ बंगाल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपनी को दीवानी अधिकार, राजस्व संग्रह प्राप्त था कि जितने भी पैसे वैसे कलेक्ट करने हैं, टैक्स, लैंड रेवेन्यू सब लेना है तो कंपनी लेगी, सारे पैसे कंपनी के पास रहेंगे। ठीक है, और जो नवाब है उसके पास निजामत अधिकार होगा। ठीक है, मतलब कानून व्यवस्था किसके पास होगी? नवाब के पास होगी। ये लेकिन ये भी बहुत कम, ऐसी बात नहीं है कि पावर होता था। तो ये चीज समझ में आ गया। अब कोई आपसे पूछेगा दोहरी प्रणाली का मतलब, ठीक है, तो आप बता दोगे कि दीवानी राइट होती थी और निजामत होती थी। ये याद रखिएगा, इसको लगाया रॉबर्ट क्लाइव ने था, अभी हटाया किसने है, ये नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, हाँ, ये देखो आ गया। दोहरी प्रणाली किसने समाप्त की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था बंगाल में, उसको एबॉलिश किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। लगाया क्लाइव ने था, खत्म वॉरेन हेस्टिंग ने किया था।
सी आपका सही उत्तर है। दोहरी प्रणाली समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं चाहती हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को एक एक शब्द का मतलब पता रहे। जब आपको एक एक शब्द का मतलब पता रहेगा ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। समझ में आ रहा है? तो एक एक शब्द का मतलब इसीलिए मैं सोचती हूँ आपको क्लियर करते हुए चलो। अब यहाँ पर देखो, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जब आपका गठन हुआ था कलकत्ता में, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। बी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी का गठन बंगाल में कब किया गया था? 1784 में किया गया था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिए कि एशियाटिक सोसाइटी का मेन पर्पस क्या था। तो यहाँ पर जैसे जो संस्कृत के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे आपके, उनको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, जैसे मनुस्मृति को ट्रांसलेट करना, जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे संस्कृत में लिखे हुए, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एक कार्य था, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, मनुस्क्रिप्ट्स को पढ़ना, इंस्क्रिप्शन को पढ़ना, कॉइन्स को पढ़ना, स्टडी करना, मेनली इंडियन कल्चर के बारे में, ठीक है, इंडियन टेक्स्ट के बारे में उनको स्टडी करना, ठीक है, ये याद रखिएगा। और रिसर्च पब्लिश करना इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, यहाँ पर मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, आयुर्वेद में, सब चीज़ों को स्टडी करना, भारत के कल्चर को, भारत की जो नॉलेज है उसको स्टडी करना, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक एशियाटिक रिसर्च जर्नल पब्लिश किया था 1788 में, ये याद रखिएगा। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा। इनका मेन पर्पस ये था। अब आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसको देख ले। थोड़ा सा आपको पता चल गया आज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था क्या? 1784 में इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? आप याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था पूछेगा तो आप विलियम जोन्स बताएंगे, ठीक है। और किसके समय में अगर पूछेगा किया गया था तो आप वॉरेन हेस्टिंग बताएंगे। समझ में आ गया? कार्यकाल किसका था? वॉरेन हेस्टिंग का था। किसने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया? विलियम्स जोन्स ने, ये याद रखिएगा। कब? 1784 में। प्लेस कलकत्ता था, ठीक है। ओरिजिनल नेम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्लियर है? अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से ही एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिनसे कि रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ध्यान से देखिए। सर विलियम्स जोन्स, अभी मैंने आपको बताया सर विलियम जोन्स की बात होगी तो आप याद रखोगे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की थी। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। दूसरा याद रखना, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ये एक संस्कृत स्कॉलर थे जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रिलेटेड थे। जेम्स प्रिंसेप, याद आया? जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था। जेम्स प्रिंसेप, जब हम अशोक के इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तब भी हम किसका नाम याद रखते हैं? जेम्स प्रिंसेप का। जेम्स प्रिंसेप किससे रिलेटेड है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रिलेटेड थे, याद रखना ये चीज, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम की बात करते हैं तो आपको पता है ही इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अलेक्जेंडर कनिंगम भी जो हैं वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। तो कभी भी अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम आया तो याद रखिएगा मेन पर्पस इनका यही था, भारत के कल्चर को, भारत के टेक्स्ट को, भारत के एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करना, ठीक है। भारत में जो कॉइन्स हैं, जो नई नई फाइंडिंग्स, मतलब जो आपके जो पुराने कल्चर है उसको स्टडी करना। अगर कोई चीज़ आपका, जैसे यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप की बात है, इन्होंने डेसिफर किया, मतलब इन्होंने उसको पढ़ा, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन आपके ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चार्ल्स कॉर्नवालिस 1793 में भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल के दौरान कई सुधार पेश किए गए। उनके शासन के दौरान महलवारी प्रणाली लागू की गई, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हम करते हैं तो ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, ठीक है। हम महलवाड़ी सिस्टम की बात करते हैं और रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करते हैं। कॉर्नवालिस आपके 1793 के समय, ध्यान दीजिएगा, 1793 के समय ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन्होंने कई रिफॉर्म्स लेकर आए, ये भी सही है।
ठीक है। लेकिन महालवाड़ी सिस्टम इनके समय में नहीं आया है, इनके समय में परमानेंट सेटलमेंट की बात की जाती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्लास, देखो लैंड रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो परमानेंट सेटलमेंट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया। रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करेंगे, रैयतवाड़ी की, तो थॉमस मुनरो के समय, ठीक है। और जब हम महालवाड़ी सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर विलियम बेंटिक का नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब थोड़ी सी और जानकारी इनके बारे में हम कलेक्ट कर लेते हैं। मैंने आपको पहले के क्लास में भी बताया है, इस तरीके से मैंने एक पिरामिड ड्रॉ किया था और मैंने आपको बताया था ये जो है ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, मैं लिख दूं यहाँ पर, ये आपका कौन है, पीजेंट है, जैसे फार्मर्स आपके हो गए जो काम कर रहे हैं जमीन में, उनकी बात कर रही हूं। बीच में जमींदार हो गया, तो जो जमींदार हैं वो पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उस लैंड रेवेन्यू को वो ब्रिटिशर्स को देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। एरिया कौन कौन थे, बॉब था, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बॉब याद रखना, ठीक है, प्लेसेस। यहाँ पर पे कौन करता था, मतलब कंपनी को कौन पैसे ले जाकर देता था, तो वो जमींदार होते थे। ये जमींदार की जिम्मेदारियां होती थी कि वो अपने गांव से पीजेंट जो विलेजर्स हैं उनसे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करे और ले जाकर दे। तो यहाँ पर जमींदार हुआ करता था। लैंड पर ओनरशिप किसकी हुआ करती थी, जमींदार की हुआ करती थी। और नेचर कैसा था, परमानेंट। आप लोग ने देखा होगा ना पुरानी मूवीज में, जैसे लगान वगान में जमींदार बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, वो आते हैं, हाँ जमींदार साहब, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, तो जमींदार साहब कहते हैं हाँ हुआ। अब यहाँ पे भले बेचारे जो किसान हैं, जो पीजेंट हैं, उनका कितना शोषण करके लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया हो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जमींदार हुआ करता था परमानेंट सेटलमेंट में। रैयतवाड़ी सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर थॉमस मुनरो और रीड का नाम आप याद रखेंगे। 1820 का समय था, ठीक है। यहाँ पर MBA, यहाँ पर तो बॉब MBA, ठीक है, ये बॉब था ऊपर वाला। जब हम बात कर रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट, बॉब मतलब बंगाल, उड़ीसा, बिहार। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रैयतवाड़ी सिस्टम की, तो याद रखिएगा यहाँ मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, असम हो गया, ठीक है। ये जो रैयत टर्म है ये किसके लिए यूज किया जाता है, पीजेंट के लिए। मतलब ये जो लाइन यहाँ पर जमींदार वाली थी ना परमानेंट सेटलमेंट में, इसको हटा दिया गया। अब ऑफिसर्स को डायरेक्ट टैक्स कौन देता है, जो पीजेंट है, वो डायरेक्ट टैक्स अपना दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जमींदार नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर ओनरशिप किसकी होती थी, रैयत की होती थी, और ये पीजेंट हुआ करते थे। रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयत, ठीक है, रैयत, ये याद रखिएगा। और ये नेचर जो इनका होता था वो टेम्पररी होता था। महालवाड़ी सिस्टम जो है वो 1833 में लाया गया, किसके समय में, बेंटिक के समय में, ठीक है। महाल मतलब जानते क्या होता है, एक पूरा विलेज, ठीक है, एक पूरा विलेज मतलब एक महाल। तो एक महाल, एक पूरा विलेज जो है, विलेज कम्युनिटी जो है, वो अपने टैक्स को एक जगह कलेक्ट करती थी और ले जाकर कंपनी को दे देती थी। ये रहता था वहां पर, ठीक है, कंपनी को ले जाकर उन्होंने दे दिया। क्लियर है क्लास। तो जब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे तो इसमें जमींदार है, जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फार्मर्स से टैक्स को कलेक्ट करके कंपनी के ऑफिसर्स को ले जाकर दे। रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पीजेंट हुआ करते थे, जो फार्मर्स होते थे, वो खुद ही अपने टैक्स को ले जाकर कंपनी को देते थे। महालवाड़ी सिस्टम में एक एक विलेज जो था, एक एक महाल जो था, वो अपने टैक्स को एक जगह कलेक्ट करके, रेवेन्यू को एक जगह कलेक्ट करके फिर वो कंपनी को ले जाकर देता था। क्लियर हो गई होगी बातें, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। और ये आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और पंजाब में लागू था। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको मैं एक बार आपको दिखा दूं, आप देख लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ले लीजिए क्लास स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग।
ऐसे समय में जब यूरोप में साम्राज्य नेपोलियन की ताकत के सामने ढह रहे थे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश ध्वज को ऊंचा फहराया? यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या दिया गया है। यहां पर बोला गया है कि जब लोग नेपोलियन से डर रहे थे तो भारत में किस गवर्नर जनरल ने जो फ्लैग था उसको ऊंचा उठाया हुआ था? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सी आपका सही उत्तर है। एक आसान सा प्रश्न है ये। चलिए, अगर हम वेलेस्ली के टेन्योर की बात करें तो 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली था, ये याद रखिएगा। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली को किस लिए याद किया जाता है? सब्सिडरी अलायंस के लिए याद किया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। किसके लिए याद किया जाता है? सब्सिडरी अलायंस के लिए। तो यहाँ पे वेलेस्ली के सब्सिडरी अलायंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, देखिए सब्सिडरी अलायंस था क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं पॉइंट। भारतीय राजा को ब्रिटिश सेना को अपने राज में रखने की अनुमति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुमति देनी होती थी और उसका खर्च उठाना पड़ता था। यहाँ पर इसको पढ़ने से अच्छा मैं आपको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करती हूँ कि सब्सिडरी अलायंस जैसे अगर कोई एक्स, जैसे हैदराबाद के साथ, चलो हैदराबाद मान लेते हैं, यहाँ पे हैदराबाद के साथ ईस्ट इंडियन कंपनी की सब्सिडरी अलायंस हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जो हैदराबाद है, ठीक है, वहां पर जो अब आर्मी रहेगी, जो सेना रहेगी, ठीक है, वो ब्रिटिश सेना रहेगी। जो सेना रहेगी वो ब्रिटिश सेना रहेगी। ब्रिटिश सेना का खर्च कौन उठाएगा? हैदराबाद उठाएगा। समझ में आ रहा है? और हैदराबाद अगर किसी और के साथ कोई संधि, कोई ट्रीटी करना चाहता है तो वो खुद नहीं कर सकता है, आपको कंपनी से पूछना पड़ेगा। आपसे क्या कहा जा रहा है? देखो, आपसे क्या कहा जा रहा है, जैसे कोई आया आपके पास और आपसे कहा, अरे पता है बड़ा खतरा है तुमको, बहुत खतरा है तुमको। कोई मिस्टर एक्स है, आपका कोई मित्र है, आप इसके पास गए, आपने कहा मिस्टर एक्स तुम्हें बहुत खतरा है, तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं है कि जो मिस्टर वाई है वो तुम पे कभी भी अटैक कर सकता है। वो तो हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम आपके हितैषी हैं, इस वजह से हमने सोचा मिस्टर एक्स कि हम आपको अभी बता दें कि एकदम सावधान रहिएगा मिस्टर वाई से। बड़ी सेना खड़ा कर दिया मिस्टर वाई ने, कभी भी रात दिन ना देखकर आप पे अटैक हो सकता है। मिस्टर एक्स बेचारा डरा हुआ, एकदम डरा हुआ। उसने कहा हमको क्या करना चाहिए? अरे हम आपके मित्र हैं ना, हम आपके हितैषी हैं ना, आप क्यों चिंता करते हैं? हम अपनी आर्मी आपके यहाँ लगाते हैं। हाँ, बस ये है कि हमारी आर्मी थोड़ी बड़ी है तो खर्चा आप दे दीजिएगा, ठीक है, आप खर्चा दे देंगे ना? मिस्टर एक्स कहता है ठीक है बिल्कुल, आप हमें प्रोटेक्शन देंगे तो हम आपके आदमियों को खिलाएंगे नहीं, खिला देंगे। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिए कि अगर किसी और के साथ किसी भी तरीके की संधि करते हैं या फिर किसी दूसरे यूरोपियन पावर से आप हाथ मिलाते तो नहीं मिला सकेंगे। हम ही आपके मित्र हैं, किसी दूसरे को बीच में मत लेके आ जाइएगा। तो समझिए यहाँ पर कौन डरा रहा है? ईस्ट इंडियन कंपनी डरा रही है नवाबों को, हैदराबाद के नवाब को, और कह रही है कि आपको बहुत खतरा है, भारत में बहुत खतरा है, कभी भी कोई भी आप पे अटैक कर सकता है। सब्सिडरी अलायंस करिए, हम अपनी आर्मी आपको प्रोवाइड कर दें, देखिए कितने बड़े बड़े गन हैं हमारे पास। हाँ, आर्मी का खर्चा आप उठा लीजिएगा और किसी दूसरी यूरोपियन किसी यूरोपियन कंपनी या किसी भी राज्य से आप हाथ नहीं मिलाएंगे जब तक कि आप हमसे नहीं पूछेंगे, किसी भी तरीके की आप संधि नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब आपकी सुरक्षा हमारे हाथों में है। अब आप खुद सोचो, ये तो उसने कह दिया कि आपकी सुरक्षा हमारे हाथों में है और आपकी सुरक्षा हमारे हाथों में, और आपको उसने घेर लिया अपने आदमियों से। अब आप अगर चाह कर भी कभी कहना चाहोगे कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो क्या कहेगा ईस्ट इंडियन कंपनी? अगल बगल देखिए राजा साहब, किसकी सेना खड़ी है? मेरी सेना खड़ी है,
ठीक है, तो कुछ भी इधर उधर जाने के पहले सोच लीजिएगा। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। क्या था कि भारतीय राजा को ब्रिटिश सेना को अपने राज में रखने की अनुमति देनी होती थी और उसका खर्च खुद उठाना पड़ता था। तो हम आए तो थे आपके मित्र बनके कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन बाद में आप ही के लिए वो सुरक्षा खतरा का कारण बन गई। ठीक है। फिर दूसरा, राजा को अपने स्वतंत्र सैन्य बल समाप्त करने थे। अब राजा के जो भाई सैन्य बल थे जो उनको जो रक्षा देते थे उनको तो आपने हटवा दिया। ये क्या कि हम आपको ज़्यादा पावर दे रहे हैं, अच्छी पावर दे रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए, चिंता मत करिए। और बाद में जब राजा साहब कहे हमको माफ़ कर दीजिए, हमें आपसे अपनी दोस्ती तोड़नी है, हम खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो आपने राजा साहब से क्या कहा, राजा साहब जरा अगल बगल देखिए, हमारे लोग खड़े हैं आपको सुरक्षा देने के लिए, तो यही लोग आपकी जान के खतरा भी हो सकते हैं। राजा किसी अन्य राज्य से संधि या युद्ध नहीं कर सकता था बिना अंग्रेजों की अनुमति को के। ब्रिटिश कंपनी राज को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने का वादा तो इन्होंने दिया था। राज में एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त होता था जो ब्रिटिश हितों की निगरानी करता था। यदि राजा ब्रिटिश सेना का खर्च नहीं चुका पाता तो उसके राज्य को अंग्रेज में मतलब उसमें मिला लिया जाता था। ठीक है, तो उसके राज्य का हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे। अगर आप खर्चा नहीं उठा पा रहे तो बिल्कुल चिंता मत करिए, अपने राज्य का हिस्सा हमको दे दीजिए। तो ये था सब्सिडरी अलायंस कि हम आए आपके पास आपकी रक्षा करने के लिए, लेकिन आपकी रक्षा करने के लिए हमने शर्त ये रखी कि हम अपने आदमियों को रखेंगे आपकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, और उनका खर्च आप उठाएंगे। और जिस दिन अगर आप कह देते कि हमसे खर्च नहीं उठाया जा रहा है, हमको माफ़ कर दीजिए, तो आप कहते क्या, जिन लोगों ने अभी तक आपकी रक्षा की है वो आपको ख़त्म भी कर सकते हैं, भूलिए मत। ठीक है, नहीं तो अपने ही राज्य का हिस्सा हमको दे दीजिए। और इस बीच तो हमने ये बात कह ही दी थी कि आप किसी पर हमला नहीं करेंगे बिना हमसे पूछे, कोई ट्रिटी दूसरी यूरोपियन जो कंपनीज हैं उनके साथ आप नहीं साइन करेंगे। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। अब परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस कहाँ लगा, तो आप बताएंगे 1798 में हैदराबाद में, फिर मैसूर, तंजावुर, अवध, ठीक है, नागपुर, ग्वालियर और फिर इंदौर। ये देख लीजिए, यहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आप बोलते ना हम तंगी में हैं, कहा जाता ना, अरे यार तंगी है अभी, मतलब पैसों की कमी, हम तंगी में हैं अभी, अभी परेशान मत करो, बहुत तंगी चल रही है, पैसों की कमी है। तो यहाँ पर H से हैदराबाद, ठीक है, फिर M से यहाँ पे H से हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर आपका तंजौर, फिर अवध, तंगी, TA, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो, ये T हो गया, ये A हो गया, ये N हो गया, ये GI हो गया। ठीक है, तो तंजौर, अवध, नागपुर, ग्वालियर और इंदौर याद रखिएगा। अब याद रहेगा हम तंगी में हैं। ठीक है, तो 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किसके काल में पूर्ण, यहाँ पर क्या बोला गया है, किसके काल में पूरी हुई थी। सिंध पर विजय की बात यहाँ पर की गई है। लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एमहर्स्ट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है लॉर्ड एलनब्रो। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। सिंध पर विजय किसके समय में प्राप्त हुई थी, लॉर्ड एलनब्रो के समय में। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में कहाँ से कहाँ के बीच में दौड़ाई गई थी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है बॉम्बे और थाने के मध्य। उस समय कौन था, लॉर्ड डेलहाउसी। मैंने आपको बताया था ना लॉर्ड डेलहाउसी के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। और पोस्टल सिस्टम भी लॉर्ड डेलहाउसी के समय में, टेलीग्राम सिस्टम लॉर्ड डेलहाउसी के समय में। ठीक है, रेलवे लाइन बॉम्बे टू ठाणे 1853 लॉर्ड डेलहाउसी के समय में। PWD डिपार्टमेंट लॉर्ड डेलहाउसी के समय में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लॉर्ड डेलहाउसी के समय में। चलो, लॉर्ड डेलहाउसी ने भारत में रेलवे के एक नेटवर्क के निर्माण की योजना बनाई ताकि, रीजन क्या है, भारत के हित के लिए निर्यात के लिए आसानी से कच्चा माल प्राप्त किया जा सके और निर्यात किया जा सके, ब्रिटिश पूंजी के निवेश का एक लाभदायक चैनल प्रदान किया जा सके, भारत में परिवहन के सस्ते और आसान साधन प्राप्त कर सके। अब क्लास आप मुझे बताइएगा, जहां पर भी भारत का, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर भारत
में परिवहन के सस्ते और आसान साधन प्रदान कर सकें। चीप एंड इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपको लगता है लॉर्ड डेलहाउसी के मतलब ये नेटवर्क बनाने के कारण या रेलवे लाइन के बिछाने के कारण ये होगा कि भारतीयों को चीप में ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्राप्त हो सके? नहीं, ठीक है, ये गलत है। हाँ, ब्रिटिश पूंजी के लिए निवेश का एक लाभदायक चैनल प्रदान किया जा सके, एकदम सही है। भारत के हित के लिए निर्यात के आसानी से कच्चा माल प्राप्त किया जा सके और निर्यात किया जा सके। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये लोग क्या करते थे, ये जो कॉलोनीज थी जैसे भारत, यहाँ से ये लोग कच्चा माल लेते थे और इस कच्चा माल को इंग्लैंड भेजा जाता था। इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, तो सस्ते में भारत से कच्चा माल खरीद कर इंग्लैंड भेजकर फाइनल प्रोडक्ट पाकर, गुड पाकर उसको भारत के ही मार्केट में लाकर बेचना था। तो इस तरीके से तो पूरी आपकी ये साइकिल चल रही रहती है, जिससे कि क्या होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है वहाँ पर तो लोग अमीर हो रहे होते, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या हो रहे होते, वो गरीब हो रहे होते। यहाँ की जो आपकी इंडिजिनस जो हैंडीक्राफ्ट था उसको ये लोग डिमोलिश कर रहे थे और फाइनल गुड, सोचो फाइनल गुड जो है वो भारत में ही लाके बेचा जा रहा है। रॉ मटेरियल भारत से जा रहा है, फाइनल गुड भारत में लाके बेचा जा रहा है, तो क्यों नहीं इंडस्ट्रीज ही भारत में लगा देते, इतना ट्रांसपोर्ट क्यों करना था? हाँ, यहीं पे लगा दो, रॉ मटेरियल यहीं है, इंडस्ट्री यहीं लगा, आखिर आप ही की तो कॉलोनी थी, फाइनल गुड मिलता यहीं पे मार्केट भी मिल जाती। नहीं, क्यों? किससे? क्योंकि इससे तो भारत का डेवलपमेंट होता ना, इंग्लैंड का थोड़ी ना होता। तो इसी वजह से रॉ मटेरियल ले जाया जाता था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय वहाँ पे फाइनल गुड प्रोड्यूस होता था और उस फाइनल गुड के लिए जो मार्केट होती थी वो कॉलोनीज ही होती थी। तो ये पूरा चक्कर था। तो यहाँ पर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, परिवहन के साधनों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या दिया गया है। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर काम 1839 में शुरू हुआ था। रेलवे के निर्माण में भारतीय पूंजी का योगदान नगण्य था, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कैपिटल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे वॉज नेग्लिजिबल एंड ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वॉज बिगिन इन 1839। एकदम सही है ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। 1839 में ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जो कि यहां पर ध्यान दीजिए, ग्रैंड, एक मिनट क्लास, यहां पे, हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जो कि कलकत्ता टू दिल्ली आपकी बिगिन हुई थी 1839 में और 1850 तक ये कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें अगर हम एंटायर अमाउंट देखें तो 350 करोड़ रुपए का लागत लगा रहता है, जिसको कि ब्रिटिश इन्वेस्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एक अलग तरीके का प्रश्न है, तो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत में रेलवे और टेलीग्राफ के विकास के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है? तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, रेलवे एंड टेलीग्राफ इन इंडिया, इन्वेस्टर वेयर गारंटीड अ मिनिमम ऑफ 15% रिटर्न। निवेशकों को न्यूनतम 15% रिटर्न की गारंटी दी गई थी। भारत और उसके लोगों के हितों को सबसे आगे नहीं रखा गया था। पहली टेलीग्राफ लाइन 1853 में कलकत्ता और अगजा के बीच खोली गई थी। लॉर्ड डेलहाउसी ने डाक टिकट शुरू किया था। मैंने आपको बताया पोस्टल सिस्टम, PWD, रेलवे लाइन, टेलीग्राफ सिस्टम, ये सब लॉर्ड डेलहाउसी के समय में हुआ था, याद रखिएगा। 1853, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी लॉर्ड डेलहाउसी, एकदम सही है। पहली टेलीग्राफ लाइन 1853 में कोलकाता और अगजा के बीच खोली गई थी, एकदम सही है, याद रखिएगा। भारत और उसके लोगों के हितों को सबसे आगे नहीं रखा गया था, तो ये तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। निवेशकों को न्यूनतम 15% रिटर्न देने की गारंटी दी गई थी, नहीं 15% नहीं 5%। तो यहां पर बोला गया है कौन कौन सा आपका सही है ना, यहां पर आपका कौन कौन सा सही बोला गया है, ठहराई जा सकती है। तो 2, 3, 4 आपका सही है, पहला गलत है, क्योंकि 15% नहीं 5% रिटर्न की बात बोली गई थी। क्लियर हो गया हो। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डेलहाउसी या फिर विलियम बेंटिक? तो आपको पता है उस समय कौन था?
उस समय लॉर्ड कैनिन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिन ने ये निर्णय लिया था कि जो बहादुर शाह जफर है उनको अंतिम मुगल राजा होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों से किसी को भी राजा नहीं नियुक्त किया जाएगा। और आपको पता है कि उस समय कौन रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न मैंने आपसे पहले के क्लासेस में डिस्कस किए हैं। जिसने नहीं देखा है वो उस क्लास में जाकर देख सकता है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला कौन सा वाइसरॉय था? तो किसने आक्रामक नीति अपनाई थी ये बोला गया है। एक था कि किसने बोला था कि हम अफगानिस्तान के प्रति एकदम शांत रहेंगे, हम उनके मैटर में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, उनके इंटरनल मैटर्स में हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो वो जॉन लॉरेंस थे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कौन एग्रेसिव पॉलिसी की बात कर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, लॉर्ड मयो, लिटन, डफरिन या फिर कैनिन? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन, बी आपका सही उत्तर है। अब लॉर्ड लिटन की बात आती है तो यहाँ पर पूछा जाता ना वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। और वेनाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रिपेल किया था? तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपेन ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन जिम्मेदार था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात किसने की थी? लॉर्ड मयो ने, लिटन ने, कैनिन ने कि रिपेन ने? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है लॉर्ड रिपेन ने। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और आसान प्रश्न भी हैं। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। चलिए, लॉर्ड डफरिन से रिलेटेड कुछ प्रश्न को हम देखते हैं। लॉर्ड डफरिन कब आया था? आपको पता है ना कौन सा समय है जब आईएनसी का गठन होता है? उस समय वाइसरॉय कौन रहता है? लॉर्ड डफरिन रहता है। तो देखो, उनके शासनकाल के दौरान कांग्रेस का गठन हुआ था। डफरिन के समय बिल्कुल सही है। उन्होंने कांग्रेस को एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था। हाँ, लॉर्ड डफरिन ने बोला था जो कांग्रेस है वो रिप्रेजेंट करती है माइनॉरिटीज को। ये बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। कांग्रेस जो थी वो इनके समय में फॉर्म हुई थी, और कांग्रेस एज अ रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला था? लॉर्ड डफरिन ने बोला था। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कहीं पर भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। ये सब प्रश्न मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लॉर्ड कर्जन की बात यहाँ पर की गई है। उन्होंने कांग्रेस से पूरी सहानुभूति थी। ठीक है, कौन सा सही है बोला गया? करेक्ट। उन्होंने सहायक गठबंधन की शुरुआत की थी। वे लॉर्ड कैनिन के बाद भारत के वाइसरॉय बने थे। उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। तो आपको पता है बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, और बंगाल के विभाजन में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? लॉर्ड कर्जन का होता है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। लॉर्ड कर्जन के समय में होता है ना। आपको पता है क्या बोला जाता है कि जो बंगाल है वो बहुत बड़ा प्रोविंस है, और इतने बड़े प्रोविंस को एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। लेकिन ये कारण नहीं था। कर्जन की क्या पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल। तो उसने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को डिवाइड किया। ईस्ट बंगाल में हिंदू लोग ज़्यादा थे तो ईस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में हिंदू लोग ज़्यादा थे, और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स ज़्यादा थे। ठीक है, इसको गलत उसमें मत लीजिएगा क्लास में, फिर से एक मिनट करेक्ट कर दे रही हूँ मैं। असल में मेरे दिमाग में बांग्लादेश चल रहा था। ठीक है, बांग्लादेश कि आपको पता है कि जो ईस्ट बंगाल है वो आज का बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, पहले क्या हुआ था? विभाजन के समय पाकिस्तान था ना, जो बांग्लादेश था वहाँ पे पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का पार्ट था। लेकिन बाद में बांग्लादेश को स्वतंत्र किया गया और वो अपना एक देश बांग्लादेश बन गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बस आपको बताना चाह रही थी कि जो बंगाल था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक आपका ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी थी और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और ईस्ट बंगाल आज का बांग्लादेश है। ये चीज़ क्लियर है? तो मेनली इनका जो कर्जन का मेन पर्पस क्या था? वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों ए और कारण में आपको बताना है कि क्या दिया गया है यहाँ पर। कर्जन वर्ष 1899 में नए वाइसरॉय के रूप में भारत आए, कारण वे कांग्रेस के शांतिपूर्ण अंत में सहायता करने में सफल रहे। अच्छा, जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, वो 1899 में भारत में न्यू वाइसरॉय के रूप में आया, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कर्जन के समय कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं, कर्जन ने ये स्टेटमेंट दिया था, जैसे लॉर्ड डफरिन ने, जिसके समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, वो क्या कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करिए, सूक्ष्म लोगों की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करिए। वैसे ही कर्जन भी कहता है कि जो कांग्रेस है वो लड़खड़ा रही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया था कर्जन ने, कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है और मैं इसका शांतिपूर्ण अंत देखना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट कर्जन द्वारा दी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपकी कब तक चली है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ही वॉज सक्सेसफुल इन असिस्टिंग द पीसफुल डिमाइस ऑफ द कांग्रेस, गलत है। हाँ, द कर्जन केम टू इंडिया एज द न्यू वाइसरॉय इन ईयर 1899, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। रिपन, लिटन, कर्जन, कैनिन और डेलहाउसी। 1853 का समय है लॉर्ड डेलहाउसी का, 1853 वाला समय। कैनिन की बात करें, 1857 का रिवॉल्ट इसके समय में हुआ है, लॉर्ड कैनिन के समय। कर्जन की बात करें, कर्जन कब है? 1905 के समय में है। और मैंने अभी आपको बताया है, लिटन ने वेनाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था और लॉर्ड रिपन ने वेनाकुलर प्रेस हटाया था। तो लिटन और रिपन के पहले कौन होगा? पहले लिटन आया है, फिर रिपन आया है। तो इसको अरेंज कर लो, तो सबसे पहले तो डेलहाउसी ही मिलेगा, तो डेलहाउसी यहाँ पर है। डेलहाउसी के बाद आपको कैनिन मिलेगा, ये रहा कैनिन, ठीक है। फिर उसके बाद लिटन मिलेगा, फिर रिपन मिलेगा, फिर लॉर्ड कर्जन मिलेगा। बी आपका सही उत्तर है। देखो एग्जैक्ट मैंने आपको ईयर नहीं बताया है कौन किस समय है, लेकिन छोटे छोटे इवेंट्स मेरे दिमाग में बैठे थे, उसके बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, कि डेलहाउसी तो 1857, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और वो रेलवे ट्रैक बिछाया, टेलीग्राम सिस्टम, PWD की बात की और क्या क्या बातें की, ठीक है। कैनिन का समय क्या है? 1857 की क्रांति का समय। इस तरीके से आप लोग भी तो सोच सकते हो। कर्जन का समय क्या है? 1905 वाला समय है। डफरिन का समय क्या है? जब बंगाल का जब INC का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन के संदर्भ में कथन आपको बताना है। इसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने की थी। यह वर्ष 1907 में आयोजित किया गया था। अब ये शिमला कॉन्फ्रेंस, आप लोग वो वाला शिमला कॉन्फ्रेंस मत समझिएगा, बाद वाला। ये शिमला कॉन्फ्रेंस की बात की गई है मुस्लिम लीग के समय में। 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है और उस समय आपको पता है कौन गवर्नर जनरल है? लॉर्ड मिंटो है, ये भी आपको पता है, ठीक है। और जो शिमला कॉन्फ्रेंस है ना, वो 1907 में नहीं 1906 में ऑर्गेनाइज होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा इनकरेक्ट है बोला गया है? तो ओनली 2 इज इनकरेक्ट। देख लेते हैं, बी आपका सही उत्तर है। देखिए शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो 1906 में हुई है, ठीक है। 1906 में ही मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ पर? ढाका में। नवाब कौन था? सलीमुल्लाह खान था। प्रिसाइड किसने किया था? आगा खान ने किया था। क्या जिन्ना फाउंडिंग मेंबर था मुस्लिम लीग का? नहीं, जिन्ना फाउंडिंग मेंबर मुस्लिम लीग का नहीं था, याद रखिएगा। चलिए, ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस था, इट वाज अ गैदरिंग ऑफ 35 प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स, जिनको कि प्रिसाइड किसने किया था? आगा खान ने किया था, ठीक है। कहाँ पे गैदर हुए थे? शिमला में हुए थे। किसने प्रिसाइड किया था? लॉर्ड मिंटो ने किया था। और आपको पता है ना, मौले मिंटो रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो मौले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन की बात की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उदारवादी राष्ट्रवादी को मजबूत करने के लिए काउंसिल एक्ट 1909 को लागू किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, 909 वाला जो एक्ट है वो किसके समय में है? मौले मिंटो रिफॉर्म है, ठीक है। मौले मिंटो रिफॉर्म में क्या बात कही जाती है?
पृथक निर्वाचन की बात की जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। उस समय कौन गवर्नर जनरल है? मिंटो गवर्नर जनरल है, ठीक है। सेक्रेटरी कौन है? मौले है, ठीक है। मौले मिंटो रिफॉर्म में मौले सेक्रेटरी है, मिंटो वाइसरॉय है, याद रखिएगा। चलो, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें हम। उस गवर्नर जनरल वाइसरॉय की पहचान करें जिस पर हत्या के इरादे से हमला किया गया था। तो किस पर हत्या के इरादे से हमला किया गया था? ध्यान दीजिए, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन, किस पे हमला किया गया था? तो मिंटो और हार्डिंग पे किया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, डी आपका सही उत्तर है। देखिए, मिंटो की अगर हम बात करें, मिंटो भारत में, ठीक है, अगर हम देखें इनको तो 1905 से 1910 तक था। 1905 से 1910 तक था। 1905 में आपको पता है लॉर्ड कर्जन आता है, लॉर्ड कर्जन के बाद मिंटो आता है और मिंटो के समय ही मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। मिंटो के समय ही मौले मिंटो रिफॉर्म आता है जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं और 1907 में मिंटो के समय ही सूरत स्प्लिट भी होता है, ठीक है, जिसमें नरम दल और गरम दल में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा। और 1910 तक ये यहाँ पर रहते हैं। 16 नवंबर 1909 में, ठीक है, मिंटो पे अहमदाबाद में अटैक किया जाता है, किसके द्वारा? मोहनलाल पांडे द्वारा। ये याद रखिएगा। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे मोहनलाल पांडे, जिन्होंने मिंटो पर अटैक किया था अहमदाबाद में 1909 में, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इन पर अटैक कब होता है? दिल्ली दरबार के समय, ठीक है, दिल्ली दरबार के समय। और इसमें बहुत बड़ा योगदान किसका रहता है इन पर अटैक करने पर? रास बिहारी बोस का। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है, आरबी बोस हैं यहाँ पर, रास बिहारी बोस, ठीक है। एक आपके आरबी घोष हैं। जो आरबी घोष है ना, ये आपके मॉडरेट लीडर हैं, नरम दल के नेता हैं, ठीक है। लेकिन जो आरबी घोष बोस है ना, ये आपके रिवॉल्यूशनरी हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनका संबंध अनुशीलन समिति से था, ठीक है। जब 1911 वाला दिल्ली दरबार होता है, दिल्ली दरबार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिल्ली दरबार में ही जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द किया जाता है, ठीक है। और दिल्ली दरबार में ही जो कैपिटल था उसको कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाता है। और दिल्ली दरबार के समय ही लॉर्ड हार्डिंग पे बम भी फेंका जाता है इनके काफिले पे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर? उस वाइसरॉय का नाम बताइए जिसके कार्यकाल के दौरान संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक कदम के रूप में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई थी। तो बताइए, प्रांतों की बात की गई है। कल ही की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया है द्वैत शासन प्रणाली के बारे में। द्वैत शासन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 लिस्ट होती है, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट। ये देखिए, यहाँ पर हम डायआर्की की बात कर रहे हैं, कल ही की क्लास में डिस्कस किया है, आप लोग ने पढ़ा होगा। एक ट्रांसफर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, और एक रिजर्व लिस्ट होती है, एक रिजर्व लिस्ट होती है। ट्रांसफर्ड लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर वाइसरॉय या गवर्नर जनरल की हम बात करें, वाइसरॉय की बात कर लें, यहाँ पर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर डिसीजन लेता है, मतलब यहाँ पर इंडियन मेंबर्स भी शामिल होते हैं। लेकिन जो रिजर्व लिस्ट होती है ना, जो आपकी संरक्षित लिस्ट होती है, उसमें पूरा डिसीजन, पूरी पावर, ठीक है, डिसीजन लेने की किसके पास रहती है? वाइसरॉय के पास रहती है, या कहना चाहिए यहाँ पर गवर्नर जनरल करिए आप, ठीक है। यहाँ पर क्लास जो मैंने आपको बताया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो पूरी पावर होती है ना, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ।
जब हम बात करते हैं डायआर्की की, तो डायआर्की में दो लिस्ट होती है, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट मतलब संरक्षित लिस्ट। तो यहाँ पे जो गवर्नर है उसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की पूरी तरीके से, लेकिन ट्रांसफर्ड लिस्ट में यहाँ पे जो काउंसिल में जो मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब इंडियंस भी जो शामिल है, उनका भी हाथ में थोड़ी बहुत शक्ति होती है। जब हम डायआर्की की बात प्रोविंस में करते हैं, तो डायआर्की प्रोविंस में लगाई गई है किस एक्ट के तहत? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। और यही डायआर्की प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ये सारी चीज़ें कल की क्लास में मैंने आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस की थी, ऐसा मैं कह सकती हूँ अपनी तारीफ में कि अच्छे से डिस्कस किया था, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मुझे पता है वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में बना के रखी है कि मुझे आपको एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो मैसूर पढ़ाना है, क्योंकि इसकी डिमांड कई स्टूडेंट से आई है और बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे बोला भी है उसको पढ़ाने को, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बस आने वाले क्लासेस में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। लॉर्ड इरविन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इरविन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गांधी इरविन समझौते पर उनके शासनकाल के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौता दिया गया है। गांधी इरविन समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। उनके बाद लॉर्ड विलिंगटन ने पदभार संभाला था, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर तो अगर हम देखें क्लास, तो पूरा ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया है कि 1930 के समय अगर हम देखेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में स्टार्ट हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती है? क्योंकि भारत ने यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करके रखा है। अब जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इस वजह से बोला जाता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये सुनिश्चित किया जाए कि आईएनसी भी पार्टिसिपेट करे। तो इसके लिए इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। बिल्कुल सही है। गांधी इरविन पैक्ट में क्या बोला जाता है कि भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उस पर पॉज लगाया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इरविन के जाने के बाद अगर हम देखें तो कौन आता है? विलिंगटन आता है। और याद रखिएगा क्लास कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो तो इरविन के समय में हुई है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उस समय तक इरविन जा चुका है। कौन आ गया है? विलिंगटन आ गया है। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर हम देखें भारत का वाइसरॉय कौन है तो लॉर्ड विलिंगटन है, लेकिन तब गांधी इरविन पैक्ट कराकर इरविन जाता है। लॉर्ड विलिंगटन के वाइसरॉय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो बताइए। क्रिप्स मिशन, दूसरी, मैंने आपको आंसर बता दिया अभी। तो क्रिप्स मिशन, दूसरी गोलमेज सम्मेलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो विलिंगटन के समय में हुआ था। याद रखिएगा क्लास, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके समय पे हुआ है? लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उस समय तक इरविन जा चुका है। परीक्षा में इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम वाइसरॉय था वो लॉर्ड विलिंगटन था, माउंटबेटन था, वेवल था या फिर रीडिंग था? तो आपको पता है इस समय आपका जो अंतिम वाइसरॉय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, बी। और लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही आपकी रेडक्लिफ कमीशन भी अपॉइंट की गई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। रेडक्लिफ कमीशन ने ही बाउंड्री, डिमार्केशन बाउंड्री ड्रॉ की है इंडिया और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए, श्री राजा गोपालचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर तो आपको पता ही है क्लास कि आपका सही उत्तर क्या होगा। विद रेफरेंस टू श्री राजा गोपालचारी, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है।
कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो श्री राजा गोपालचारी जो थे वो आपके पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। पहले और लास्ट हम दोनों कह सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल थे। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, अंतरिम सरकार के सदस्य ये नहीं थे। दोनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ पर पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और क्लास आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आप लोगों की जो क्वेरीज है ना, जितने भी क्वेरीज हैं वो मैं देख रही हूँ और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए मैं आपको बताऊँ, हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेरीज एक बार देख लेती हूँ क्या क्या अभी आप लोग ने दिया है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि मेरे भी माइंड में रहे। हाँ, ये आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, इलाहाबाद की संधि, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये मैं कंप्लीट करा दूंगी। थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग आप लोग कहते हैं ज़्यादा करिए, वैसे मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करूँ, लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा हो जाता है कि हिंदी का प्रयोग कम लगता है तो आप लोग मुझे प्रश्न बता दिया करिए, उस प्रश्न को आने वाले सेशन में मैं शुद्ध हिंदी में आपको समझा दूंगी। ठीक है, वैसे क्लास में सच बता रही हूँ, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत ना हो। मैं फिर कहूँगी इस बात को, क्योंकि मुझे अपने एक एक स्टूडेंट्स पर ध्यान देना है। जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार मैं कोशिश करती हूँ। और मैं आप लोगों से जब एक बात कहती हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, तो ये लाइन मैं खुद से भी हमेशा कहती हूँ कि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, हमें उन कमियों को देखकर अपना बेटर वर्जन बनना है। ठीक है, अपनी कमियों को सुधारना है, खुद का बेटर वर्जन हमको अपने आप का बनाना है। तो इस चीज़ में, इसके प्रयास में मैं हमेशा रहती हूँ और अपने विद्यार्थियों से भी कहती हूँ कि आप लोग भी हमेशा अपनी कमियों को ढूंढिए और उसको सुधारिए। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को हिंदी वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो उसके लिए मैं फिर आप लोग से क्षमा मांगूंगी, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आने वाले क्लास में आपको ये दिक्कतें ना हो। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको समझ ही में नहीं आया है एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझे प्रश्न बता दीजिए, आने वाले सेशन में मैं उसको ज़रूर कवर करूँगी। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी। तब तक आप लोग से यही कहूँगी, ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। ठीक है, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। क्लास आप पढ़ेंगे, आप जब अपने से संतुष्ट होंगे ना, तो फिर एक चीज़ याद रखिए, खुद की पढ़ाई से संतुष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। आप कितने कैपेबल हैं, आपकी क्षमता कितनी है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप पहले ही हार मान जाएंगे तो फिर आप पहले ही रेस से आउट हो जाएंगे। तो अपने पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे रखिए, माता पिता पे, सबका आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। और जितनी भी मदद हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा सकेगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। किन किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।